हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर स्टोरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो सीरीज़ है उसके अंदर कॉसियस लॉन्जाइनस को। इससे पहले हमने प्लेटो और अरिस्टोटल को भी डिस्कस किया था कि कॉसियस लॉन्जाइनस कौन थे। तो कॉसियस लॉन्जाइनस एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका जो जन्म हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था। 213 से 273 एडी का इनका टाइम पीरियड माना जाता है और ये माना जाता है कि कॉसियस लॉन्जाइनस जो है थे वो इस टाइम पीरियड में थे। बट जो उन्होंने जो राइटिंग लिखी है ऑन द सबलाइम, इसका टाइम पीरियड 100 एडी माना जाता है। इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, राइटर्स में मतभेद हैं कि कुछ कहते हैं कि इन्होंने नहीं लिखा ये वर्क, वो लॉन्जाइनस जो ऑन द सबलाइम लिखा था जिन्होंने, वो लॉन्जाइनस कुछ और थे या कोई और पर्सन थे। बट कुछ मानते हैं कि कॉसियस लॉन्जाइनस ने इनको लिखा था। तो इस तरह से 1554 में एक राइटर्स निकल कर आए थे जिन्होंने ये कहा था कि कॉसियस लॉन्जाइनस ने ही ये वर्क लिखा है और ऑन द सबलाइम उनका ही वर्क है। और ये जो वर्क है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये अरिस्टोटल और प्लेटो के बाद में आए थे और इन्होंने एक वर्क लिखा था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है ऑन द सबलाइम। और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क माना जाता है, पहला जो इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है या ग्रेट वर्क जो माना जाता है वो पोएटिक्स को माना जाता है। और सेकंड जो वर्क इम्पोर्टेंट और ग्रेट वर्क जो एक क्रिटिसिज्म में माना जाता है वो ऑन द सबलाइम को माना जाता है, जो कि कॉसियस लॉन्जाइनस ने लिखा था। कॉसियस लॉन्जाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक भी कहा जाता है। फाइन की तो ऑन द सबलाइम जो है वो फर्स्ट प्रेजेंटेड की गई थी, तो वो फ्रांसिस्को रोबर्टिलो एक इटालियन राइटर थे। इनका नाम ध्यान रखना, आप हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। फ्रांसिस्को रोबर्टिलो ने 1554 में बहुत लेट, मतलब जैसे ये राइटिंग जो है वो फर्स्ट सेंचुरी का है, बट इसको जो प्रेजेंट किया गया था वो इटालियन राइटर थे फ्रांसिस्को रोबर्टिलो। उन्होंने 1554 में प्रेजेंट किया गया था कि इसको कॉसियस लॉन्जाइनस ने लिखा है। और जो कॉसियस लॉन्जाइनस थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड थे प्लेटो से, और ये प्लेटो और अरिस्टोटल के बाद में आए थे। और इन्होंने जो अपनी राइटिंग है उसमें दो टाइप की सब्लिमिटी यहाँ पर बताई है। एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल, कि एक तो नेचुरली जो आती है और एक आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा कंट्रोल की जाती है या फिर राइटर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, पोएट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है और उसमें अपने द्वारा कोई कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उस तरह को उन्होंने दो टाइप की सब्लिमिटी बताई है, एक जो नेचुरली आती है और एक आर्टिफिशियल। और उन्होंने अपने इस वर्क में ऑन द सबलाइम में 50 ऑथर्स के वर्क को रिव्यू किया है या इंक्लूड किया है और उनके ऊपर उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं कि बहुत ही ग्रेट वर्क्स को उन्होंने ऐड किया है अपनी ऑन द सबलाइम में। और ऑन द सबलाइम जो वर्क था वो जो मिला था या प्रेजेंट किया गया था फ्रांसिस्को रोबर्टिलो के द्वारा, तो उसका जो ये माना जाता है कि जो 1/3 जो पार्ट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और बाकी जो वर्क था उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और ये जेनेसिस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल जो है जेनेसिस, उसको भी, या फिर फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल है जेनेसिस, उसको इन्होंने अपने वर्क में इंक्लूड किया था। जो 50 ऑथर्स के वर्क थे उनमें जेनेसिस को भी इन्होंने ऐड किया था या इंक्लूड किया था, रिव्यू किया था। ये ग्रीक फिलोसफर थे और जब इनके आसपास रोमन एम्पायर था ये तब के राइटर थे और ये प्लेटो और अरिस्टोटल के थॉट्स को बहुत अच्छे से जानते थे। और पोइट्री का उन्होंने कहा था कि अपना एक अलग ही प्लेजर है और होरेस और होमर को के आइडियाज़ को भी ये समझते थे। इन सबको स्टडी करने के बाद इन्होंने अपने थॉट्स दिए और इनको थॉट्स जो प्लेटो और अरिस्टोटल से भी काफ़ी डिफरेंट थे। और ये मानते थे कि इनका लिटरेचर का काम ओनली टीच करने का या फिर प्लेजर करने का नहीं होता या फिर एंटरटेन करने का नहीं होता, और ओनली थॉट्स को शेप देने का
कार्य मतलब काम इनका लिटरेचर का नहीं होता, बल्कि ग्रेट लिटरेचर जो होता है वो बहुत कुछ करता है। वो कहते थे कि जो ग्रेट लिटरेचर जो है वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके ही पैदा होता है। वो ग्रेट लिटरेचर सबको एक्सट्रीम हैप्पीनेस देता है, और कोई भी पढ़ने वाला हो ये मायने नहीं रखता, बस ये ज़रूरी है कि वो एक अच्छा लिटरेचर होना चाहिए, और अच्छा लिटरेचर सबको अच्छी हैप्पीनेस देता है। अच्छा लिटरेचर पढ़ने और सुनने वाले के थॉट्स को ऊपर उठाता है और रीडर्स उसमें खो जाता है, वह एक्सट्रीम से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार के विचारों से ऊपर उठने को ही उन्होंने सब्लिमिटी माना है। और जो सब्लिमिटी को प्रदान करने वाले जो सोर्सेज हैं जो एक राइटिंग में सब्लिमिटी देते हैं या प्रदान करते हैं, तो उन्होंने 5 सोर्सेज बताए थे। उन्होंने जो फर्स्ट जो सोर्स बताया था वो था ग्रैंड थॉट्स, सेकंड कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, थर्ड वन इज अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, एंड फोर्थ इज नोबल डिक्शन, एंड फिफ्थ इज डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि ग्रैंड थॉट्स का क्या मतलब है कि जब तक आपको जो है ग्रैंड थॉट्स नहीं होंगे, ग्रेट थॉट्स नहीं होंगे, तो ग्रेट आप लिटरेचर कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अगर क्रिएशन करने वाले के थॉट्स बेस्ट होंगे तो ही वो बेस्ट क्रिएशन कर सकेगा। एक बेस्ट क्रिएशन करने वाले को बेस्ट लाइफ जीनी चाहिए, और वो जिस लेवल के ऊपर जो राइटर है वो जिएगा वैसा ही वो क्रिएट करेगा। अगर वो हाई लेवल पे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर जिएगा तो वो हमेशा अच्छी क्रिएशन ही करेगा। और जो सेकंड सोर्स है वो उन्होंने कहा कि कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस का अर्थ ये है कि क्रिएटर में स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, और पैशन के बिना वो ग्रेट क्रिएशन नहीं कर सकता। और जो स्ट्रॉन्ग पैशन है वो भी नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं होने चाहिए, और उसमें जो आप क्रिएशन कर रहे हैं, जो राइटिंग है उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए। वो अगर आर्टिफिशियल, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा बॉम्बेस्टिक उसमें इमोशंस नहीं होने चाहिए कि वो बिल्कुल ही वर्थलेस बन जाए। तो इसलिए उन्होंने सोर्सेज बताए हैं कि जो ग्रेट थॉट्स होगी उससे ग्रेट क्रिएशन होगी। और सेकंड वन इज़ उसमें इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको हमें चूज़ करना चाहिए एक राइटर्स को। थर्ड इन्होंने कहा है कि एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब है कि इनको अप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए, और जब चाहा तब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, मनमाने तरीके से इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, नेचुरली इसका यूज़ करना चाहिए। नेचुरली इसका यूज़ करने का अर्थ ये है कि वो वर्क बिल्कुल नेचुरल लगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैकेनिकल या फोर्सफुली इनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और जो इन्होंने जो लार्जेस्ट ट्रीटीज़ है, इन्होंने जो लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने जो ऑन द सबलाइम में अपना 1/3 जो पार्ट है, ऑन द सबलाइम वर्क का जो 1/3 पार्ट है वो उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर ही लिखा है। लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने ये लिखा है कि जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं वो मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, और जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर वो आप इस तरह से करिए कि वो बिल्कुल ही बनावटी ना लगे, वो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने, ताकि वो रीडर्स के माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट छोड़ सके। तो इन्होंने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच बताई हैं जो वाक्य में किस तरह से यूज़ की जानी चाहिए, हम उसको देख लेते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने बताई है कि फिगर ऑफ स्पीच जो लॉन्जाइनस ने अपने वर्क में दिया है ऑन द सबलाइम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऑन द सबलाइम में उन्होंने लॉन्जाइनस ने दिया है, और ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, और उन्होंने ये बताया था कि ये कहाँ पर यूज़ की जानी चाहिए। तो एपिस्ट्रोफी उन्होंने सबसे पहले ये बताई थी कि एपिस्ट्रोफी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ किया जाने चाहिए किसी
पर्सन को एड्रेस करते वक्त किसी थिंग को और एन एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते टाइम इनका यूज़ किया जाना चाहिए, इनको एड्रेस करते समय इनका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला था एसेंडेंटन। एसेंडेंटन का यूज़ उन्होंने कहा था कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्लास जो होते हैं उनको अनकनेक्टेड छोड़ दिया जाता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए एसेंडेंटन होता क्या है। हाइपरबेटन जो है वो एक इंटेंशनली इन्वर्जन है वर्ड्स का जो डिज़ाइन किया गया, स्पेशली जो जब हम किसी चीज़ के क्लाइमेटिक इम्पैक्ट डालते हैं या फिर उस जो भी सिचुएशनल जो इम्पैक्ट डाला जाता है किसी चीज़ के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस डालकर, ये हाइपरबेटन है। और एनाफोरा, एनाफोरा उन्होंने बोला, और पेलीबेटन और पेरीफेसिस, इस तरह की उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच दी हैं जो कि लॉफ्टी एंड नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आपके सबलाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो सबलिमिटी है वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ उसमें होना चाहिए, और फिगर ऑफ स्पीच को बहुत एक्सेस में यूज़ ना किया जाए बल्कि लिमिट में किया जाए, बट इस तरह से किया जाए कि वो आपकी राइटिंग जो है, राइटर्स को बोला कि वो राइटिंग जो है वो बहुत ही नेचुरल हो। तो ये इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच दिए थे। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो उस टाइम के एक्सप्रेशन को दिखाए जब वो कोई किसी चीज़ की हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस इमोशन को दिखाते हैं, उस समय फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला नेक्स्ट सोर्सेज जो है वो है नोबल डिक्शन। नेक्स्ट सोर्स है नोबल डिक्शन। नोबल डिक्शन में क्या होता है कि ये फोर्थ सोर्स है सबसे पहली बात, और इंक्लूड करता है चॉइस को। किसकी चॉइस को? तो यहाँ पर है चॉइस और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का जो इस्तेमाल होता है उनको सही तरीके अरेंजमेंट होनी चाहिए, और उनका चुनाव करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने लॉन्जाइनस ने कहा है कि प्रॉपर और स्ट्राइकिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाना चाहिए जो कि लिसनर का ध्यान खींचे, अटेंशन जो लिसनर की होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जो लॉन्जाइनस कहते हैं कि जेन्युइन और टाइमली जो यूज़ होना चाहिए अप्रोप्रिएट वर्ड का, जो कि रीडर्स का जो है इंटेंशन जो है या फिर अटेंशन जो है वो अपनी ओर आकर्षित करे, जैसे मूविंग एंड सेडक्टिव इफेक्ट ऑन द रीडर्स जो डाले। उन्होंने इस तरह के वर्ड यूज़ करने का इसमें कहा गया है। और उन्होंने कहा कि मेटाफर और हाइपरबोल जो होते हैं वो ऑर्नामेंट होते हैं लैंग्वेज के, और उन्होंने ये कहा कि कंसीडर मेटाफर जो है वो लैंग्वेज ऑफ पैशन को दिखाता है। और ही सेड कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रैक्टिकल लगती है। और मेटाफर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मेटाफर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ राइटर्स ने बोला था, बट ऐसा नहीं है। आप इस तरह से यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा ना हो, इम्प्रैक्टिकल ना लगे, बस नेचुरल लगे, और आप उसमें मेटाफर यूज़ कर सकते हैं, हाइपरबोल भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसमें बहुत ही अप्रोप्रिएट और जो वर्ड्स की चॉइस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन का अर्थ है, इसका अर्थ है कि आप जो भी ये थॉट्स, ऊपर की जो 4 चीज़ें हैं, थॉट्स, इमोशंस, फिगर ऑफ स्पीच और डिक्शन, इन चारों चीज़ों का, ऊपर की जो चारों चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छे से अरेंजमेंट जो है या कंपोजिशन जो है उनका जो ब्लेंड करना है, उनको ब्लेंड करने की जो प्रोसेसिंग है उसको उन्होंने बोला है डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। मतलब इन सबको कंपोज करना, इन सबको मिलाकर एक अच्छे तरीके से राइटिंग में प्रेजेंट करना, इसको डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन कहा उन्होंने। और इन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल पावर रखता है जो कि एस्थेटिक प्लेजर को देता है,
जब आपकी राइटिंग जो है उनमें ये सारी चीज़ें होगी और ये प्रॉपरली अरेंज्ड होगी, तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही सब्लिमिटी लिए हुए होगी और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, एक्सप्रेसिव होगी। अलेक्जेंडर पोप ने जो लिखा है उनके लिए, उनकी राइटिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो वर्क है अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसके अंदर उन्होंने लॉन्जाइनस को डेडिकेट करके कुछ उनके प्रेज में कुछ लाइन्स लिखी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसने अपने वर्क में जो है उनके प्रेज में लाइन्स लिखी हैं, तो वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हैं। और जो जेम्स कोट थे उन्होंने उनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बोला है। और फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो रोमांटिक क्रिटिक को रिव्यू किया था सबसे पहले क्रिटिकली, तो इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।